मुस्कुराहट को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना तो खिलखिलाकर हंसते रहो। जब आपका फ़ोन आया तब से मैं खिलखिला रही हूँ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो कभी कभी हम जब बहुत गमगीन होते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। तो इस मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत दर्द छिपे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से दूसरे को बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है। बचपन की जर्नी के बारे में एक बार आप हमें बताएं। मैं बचपन में सपने भी बहुत देखती थी और मैं ना अपने लिए कुछ कल्पनाओं का संसार रचती थी। लेकिन सभी जगह उस समय था कि लड़कियों को बड़ा बाहर नहीं निकाला जाता था, या लड़कियों के बारे में सोचा जाता था कि नहीं, इसको सेफ रखना है, बाहर नहीं निकालना, और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट जल्दी से नहीं करवाते थे। मुझे तो अब लगता है कि इतनी क्यों बात की जा रही है जेंडर सेंसिटाइजेशन की, या महिला और पुरुषों में फ़र्क की, या छोटी बालिका में और बालक की चाहत की। हमें तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ, जहाँ हमने कभी किसी धर्म का भेदभाव या ये सब कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं किया, और कभी हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। हमने तो भाई खूब जम के अपनी फ्रेंड्स के साथ शाम को आरती भी गाई, तो हमारी उन प्यारी प्यारी दोस्तों ने हमारे घर से वहीं अभी खाई। मैरिज किस समय हुई और किस हालात में रही? मैं 25 साल की रही होंगी जब मेरी शादी हुई। जब मेरा BSc में नहीं हुआ, पापा कहते अब क्या करेंगी आप? मैं कहा पापा ऐसा करेंगे, किसी अफसर से शादी कर लेंगे तो ठाठ रहेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, तो अपन तो ऐसा कर लेंगे कुछ। और सबसे अच्छी बात मेरे हस्बैंड की ये रही कि उनका ये मानना था कि भाई मेरी जो बीवी हो वो खूब पढ़ी लिखी हो, जिससे हमारी जो कौम है, हमारे घर वाले हैं, वो और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के रहे। कहीं ना कहीं बहुत सारे रिचुअल्स हो जाते हैं हमारे, बहुत सारी परंपराएं हमारी होती हैं, तो उन्हें मानते हुए हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ हम शादी के बंधन में फंस गए। आप सोच सकती हैं गाँव में, और वो भी मुस्लिम परिवेश में, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसी भी बहू आ सकती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरी जेठानी वगैरह ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा हंसती खेलती चलती है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है कि जहाँ हम रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ या कभी ऐसा लगा? खुदा भी कभी आपकी आजमाइश लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, बहुत कठिन सफ़र। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि आपको कैंसर है, तो ज़मीन हिल गई, पूरी फैमिली हिल गई। पापा भी मेरे जैसे प्यारे, बोले कोई नहीं बेटा, वी विल फाइट इट। मैं कहा यस पापा वी विल। दोनों बेटियाँ बोली मम्मी डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी विल फाइट। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इश्क मेरे लिए कोई तूफ़ान सैलाब नहीं, मेरे लिए इश्क कोई आग भी नहीं, मेरे लिए इश्क खट्टा और मीठा भी नहीं, मेरे लिए इश्क कमबख्त भी नहीं। तो फिर क्या है इश्क मेरे लिए? मेरे लिए इश्क ज़िंदगी की एक खुराक है, और इस खुराक की फिराक मुझे लम्हा लम्हा है। मेरे लिए इश्क एक आईने की तरह है, और इस आईने के इस पार और इस आईने के उस पार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। कुल मिलाकर मेरा इश्क सेल्फियाना है, सूफियाना नहीं। क्या आपको पसंद है जो आप करना पसंद करते हैं? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज, और आज की 2 लाइनें कि मुस्कुराहट को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, कि मुस्कुराहट को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना तो खिलखिलाकर हंसते रहो। ऐसी ही शख्सियत से आज हम मिल रहे हैं, रेशमा खान जी से। तो रेशमा खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। और वैसे आप परिचय की मोहताज नहीं हैं, सब आपको जानते हैं, सब आपको सुनते हैं, चाहे वो आपको आज हमारे स्टूडियो पे जो आपका इंटरव्यू है उससे जानेंगे, लेकिन आवाज़ उन्होंने बहुत आपकी बार सुनी होगी। और पहली बार शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हज़ारों इंटरव्यू लिए, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो हमारे दर्शक आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्कार। और स्नेहा जी, आपने जो हंसने खिलखिलाने की बात कही, तो जब आपका फ़ोन आया तब से मैं खिलखिला रही हूँ, क्योंकि जब आकाशवाणी में होती हूँ तो ज़्यादा दायित्व हमारा इंटरव्यू लेने का होता है। और 36 साल के अपने आकाशवाणी के अनुभव में बहुत इंटरव्यूज़ किए, तो वाकई में जब आप लोग हमारा इंटरव्यू कभी लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, और लगता है कि हाँ चलो कुछ है जो हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि मैं अपना परिचय बता दूं, तो संक्षिप्त में मेरा परिचय दर्शकों, प्यारे दर्शकों,
मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्तमान में आकाशवाणी में सहायक केंद्र निदेशक हूँ और इससे पहले 22 साल की उम्र में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था। और आकाशवाणी एक ऐसी प्यारी संस्था, आप कह सकते हैं कि वो सरस्वती के मंदिर जैसी है, और जहाँ पर सुर की वर्षा होती है, हर दीवार से आवाज़ गूंजती है। और ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को हमने देखा है स्नेहा जी, बहुत कुछ सीखा कि 36 साल का सफ़र मात्र 6 दिन का सफ़र लगता है। तो बस आकाशवाणी से संबद्ध हूँ। अब आप मुझे पता है कि अगला प्रश्न ये भी पूछना चाहेंगी कि आपका बचपन कैसा रहा। जी बिल्कुल मैम, देखिए हर एक शख्सियत के पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष भी होता है और कहीं ना कहीं बचपन के कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहाँ हम बहुत खुश हुए होते हैं या कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम भी हुई होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके बचपन की जर्नी के बारे में एक बार आप हमें बताएं और उससे हमारे दर्शक थोड़े मोटिवेट हों। जी, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो जीवन की अवस्थाएं हैं, चाहे वो हमारा बाल्यकाल हो या फिर हमारी युवावस्था या फिर अभी जिस फेज़ में हम हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम वृद्धजनों में आने वाले हैं अभी भी हम तो अपने आप को एवर यंग ही मानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बचपन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ अलग तरह की थी। मैं बचपन में सपने भी बहुत देखती थी और मैं ना अपने लिए कुछ कल्पनाओं का संसार रचती थी। जैसे उस टाइम तो दूरदर्शन ही होता था या फिर आकाशवाणी के माध्यम से मैं सुनती थी और फिर मैं अपनी कल्पना की दुनिया बनाती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बचपन से ही बोलने का शौक़ मन से आने लगा। और मैं सबसे पहला कदम तो ये होता था कि छोटी सी थी, कोई भी अंकल आंटी बच्चा अगर उनके स्टाइल बोलने का थोड़ा सा भी टिपिकल है तो मैं उनकी नकल करती थी। अच्छा तो इस बात जाहिर सी बात है कि किसी की नकल करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो मम्मी पापा बहुत डांटते भी थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, सही तरीके से बोलो। मैं कहा पापा वो अंकल तो ऐसे बोलते हैं, वो आंटी ऐसे बोलती हैं, हमारा सर्वेंट ऐसे बोलता है। तो मैं सबकी नकल कर लेती थी। तो जाहिर सी बात है जब मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी देख रही हूँ तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जो मेरे मस्तिष्क पर कहीं 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 असर डाल रही थी। मुझे लगता था इनकी तरह बोलना है, ऐसे बोलना है। और सुनकर ही उच्चारण अपने कई मतलब आप उनकी मजाक नहीं बना रही थी बल्कि आपको अच्छा लग रहा था वो सब चीज़ें करना। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो मजाक की बात थी जो मिमिक्री मैं करने लगी थी। उसमें कहीं अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उन बहुत सी आवाज़ों को सुनकर उनके विचार, उनकी आवाज़ को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो आज जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये नेचुरल नहीं है, इसमें कहीं कोई अच्छी सी हीरोइन की अदा है या फिर कोई अच्छा सा हीरो की अदा है या फिर मेरी टीचर्स जिनको मैं बहुत क्लोजली वॉच करती थी, वो कब ऐसे बोलती हैं, कब ऐसे करती हैं, कब वो थोड़ा सा ऐसे करती हैं तो मुझे उनकी स्टाइल तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये कितनी प्यारी है हमारी मैम, कितने अच्छे से अपने आप को मैनेज करती है। तो ये सब चीज़ें उस समय से ही, तो मुझे लगता है कि मैं सब बच्चों को खासकर कहना चाहूँगी कि जब आपका बचपन छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो आप अपने माँ बाप के तो साथ रह ही रहे, उनसे तो आपको सब कुछ सीखना ही है, लेकिन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी आँख खोल कर देखिए, कान खोल कर सुनिए और देखिए कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने अपने आसपास के परिवेश से बचपन में बहुत कुछ सीखा। आपने बात की कि सपने भी बचपन से ही जुड़ते हैं, है ना। तो भाई बंद आँखों के सपने तो मुझे याद नहीं है क्योंकि एक बार सोती हूँ तो सुबह ही उठती हूँ लेकिन हाँ, खुली आँखों के सपने मैंने बहुत देखे हैं। और मैं ये झूठ भी नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ ऐसे भी सपने देखे हैं जो शायद कभी साकार नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम खुली आँखों से कोई सपना, कोई विचार अपने मन में लाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक जीवन जीने की जिज्ञासा जाग उठती है। हमें लगता है कि यस, हमें जीना है और मन से जीना है। और हमने एक सपना बुनना शुरू कर दिया है तो उस सपने के नज़दीक आने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो फिर मैं अपने हिसाब से अपना जो मॉडस ऑपरेंडी होता था वो इस तरह से होता था कि जल्दी से मैं अपने सपने को छू लूँ। और वो छोटे छोटे सपने होते थे, मेरी मैम को मैं इम्प्रेस कर लूँ, मेरी माँ को मैं दिल जीत लूँ, पापा को आज सच झूठ बोल के मना लूँ, छोटी छोटी बातें होती थी। तो ये ऐसे करते करते मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बचपन जिया। बहुत खिलौड़ी बिल्ली थी, बहुत खेलती थी, बहुत साइकिल चलाती थी। और 11-12 वर्ष की उम्र में मैं और मेरी बहन पापा का
बजाज स्कूटर चला लिया करते थे। तब लाइसेंस का भी कुछ नहीं था। तो मैं बीच में एक बात और करना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हो कि आपका बचपन बड़ा खुला और बहुत ही मस्ती वाला रहा, तो जैसा कि पहले के ज़माने के बारे में मैं किसी वर्ग की बात नहीं करूँगी, लेकिन सभी जगह उस समय था कि लड़कियों को बड़ा बाहर नहीं निकाला जाता था, या लड़कियों के बारे में सोचा जाता था कि नहीं इसको सेफ रखना है, बाहर नहीं निकालना, और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट जल्दी से नहीं करवाते थे। तो उस समय आप बजाज स्कूटर चला रहे हैं और इस तरह की जो आप बता रहे हैं कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको आपके मदर फादर ने कभी ऐसा कहा कि नहीं बेटा ये आपको नहीं करना चाहिए, आप लड़की हैं? नहीं, सबसे सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानती हूँ कि हमारे माता पिता बहुत खुले दिमाग के थे। हमारी माँ उस ज़माने की बीए की हुई छात्रा थी, और हमारे पापा बहुत वेल क्वालिफाइड, वो पहले टीचर रहे, अंग्रेज़ी में और इतिहास में उनका एमए रहा, और आरएएस की परीक्षा, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बने, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय में उन्होंने काम किया। तो हमने पापा को जब होश संभाला तो हमने पापा देखे, हमारे जो गजेटेड ऑफिसर थे, और पापा में बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ थी, पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग थी, एंड ही वाज सच अ नाइस फादर, ही वाज अ फ्रेंड टू अस। और हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी। अब मुझे तो अब लगता है कि इतनी क्यों बात की जा रही है जेंडर सेंसिटाइजेशन की, या महिला और पुरुषों में फ़र्क की, या छोटी बालिका में और बालक की चाहत की। हमें तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। हमारी माँ उस ज़माने में तैरती भी थी तालाबों में, हाँ, और माँ हमारी घुड़सवारी की भी कुछ गुर जानती थी। हमारी माँ इतनी प्रैक्टिकल थी, तो कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं। और मैं मुस्लिम परिवेश की थी, लेकिन चूँकि हमारे पापा ने हमें कुछ कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनीज़ में रखा, जहाँ हमने कभी किसी धर्म का भेदभाव या ये सब कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं किया, और कभी हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। हमने तो भाई खूब जम के अपनी फ्रेंड्स के साथ शाम को आरती भी गाई, तो हमारी उन प्यारी प्यारी दोस्तों ने हमारे घर सेवइयाँ भी खाई। बहुत ही खूबसूरत माहौल, इतना अच्छा माहौल हमारे माता पिता ने दिया। कैसे पड़ोसियों को साथ लेकर चलना है, कैसे उनके साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। हमारी माँ हर ईद पर स्नेह मिलन रखती थी उस ज़माने में। अभी हम स्नेह मिलन रखते हैं, हमारी स्नेहलता जी खूब रखती हैं, हम जाते। तो कहने का मतलब है ये सब हम अब कर रहे हैं, लेकिन हमारी माँ ने तो कितने ज़माने पहले ये सब कर लिया। और इतनी प्यारी प्यारी लेडीज़ आती थी उस ज़माने में, साड़ी बहुत पहनी जाती थी। हमारी माँ साड़ी पहन के इतनी खूबसूरत लगा करती थी। तो ना तो हमारे पहनावे की कोई रोक थी कि आपको शलवार कमीज़ ही पहनना है, साड़ी नहीं पहनना है। हमारे घर में सब कुछ जो दिल को अच्छा लगे ऐसा करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है किस तरह से मेरी माँ हम तीनों बहनों को टेलर के पास ले जाती थी। फिर टेलर हमारी प्यारी प्यारी मिडीज़, प्यारी प्यारी स्कर्ट्स, अम्ब्रेला कट फ्रॉक्स, तो सब कुछ पहना और बहुत खुले वातावरण में जिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होती है शिक्षा। हमारे माता पिता ने हमें बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया। उस ज़माने में अजमेर सोफिया की मैं छात्रा रही, ज़िंदगी भर वहीं स्कूलिंग की, और फिर कॉलेज सोफिया कॉलेज से मैं पढ़ी। हम तीनों बहनें वहीं से पढ़े, भाई भी हमारे माशाल्लाह सेंट एंसलम से पढ़े। तो एक तो पापा ने हमें बहुत अच्छे स्कूल्स में भेजा जहाँ वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो बचपन में कब खेलते कूदते गिरते संवरते जवान हो गए, और ऐसा लगा कि जब जवानी में 21-22 साल की उम्र में अपने आप को आईने के सामने देखा तो लगा कि हाँ कुछ तो बात है रेशमा, आपको कुछ और भी करना चाहिए। तो किस्मत से आप आज ही इतनी सुंदर हैं, तो जवानी में तो बहुत खूबसूरत रही होंगी। और आप लेकिन आपसे कम लेकिन ऐसा नहीं है, खूबसूरती देखिए दिल में होती है, और आपकी मुस्कान और आपका दिल बहुत खूबसूरत है, और इसीलिए आप ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा अभी अपने बचपन की बात करी, तो आपकी मैरिज किस समय हुई और किस हालात में रही? जी हाँ, शादी का भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हमने बीएससी किया था, तो पापा चाहते थे हम डॉक्टर बने, मम्मी पापा, लेकिन हम बहुत पढ़ाकू नहीं थे और डरते थे कि इतनी मोटी मोटी किताबें और इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के पढ़ाई नहीं होगी भाई। तो हमने पीएमटी अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड आई कुड नॉट गेट थ्रू इट। फिर मैंने अपना बीएससी किया, बीएससी ठीक फर्स्ट डिवीज़न में किया, फर्स्ट 10 में मैं थी अपनी क्लास में, बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। फिर मैं एमए प्रीवियस कर रही थी
तभी मेरी नौकरी लग गई आकाशवाणी में 22+ में मैं। अच्छा, शादी से पहले ही आपकी आकाशवाणी शादी से पहले ही मैं आकाशवाणी आ गई। फिर आकाशवाणी का आकाश उड़ ही रहे थे कि फिर अचानक ही शादी का सिलसिला चला। तो शायद मैं 25 साल की रही होंगी जब मेरी शादी हुई। और शादी का ऐसे बना स्नेहा जी कि जब मेरा BSc में नहीं हुआ, पापा कहते अब क्या करेंगी आप? तो मैं कहा पापा ऐसा करेंगे किसी अफसर से शादी कर लेंगे तो ठाट रहेंगे, खूब गाड़ी में घूमेंगे, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, तो अपन तो ऐसा कर लेंगे कुछ। पापा कहते हैं बेटा इतना इजी नहीं होता कि तुमको खुद को भी लायक बनना होगा टू गेट अ वेरी गुड हस्बैंड। मैं कहा चलिए देखेंगे पापा किस्मत। फिर किस्मत ऐसी अच्छी थी कि पापा चूँकि पढ़े लिखे तो उनको यही था कि दामाद भी, और हमारे घर में सरकारी नौकरियाँ ही सबने की थी। दादा अब्बा भी हमारे RPS रिटायर हुए उस ज़माने में, तो सरकारी नौकरियों का माहौल था। तो पापा ने जब लिस्ट देखी RAS की तो उसमें कुछ मुस्लिम नेम्स देखे कि भाई ये लोग पास हुए हैं। फिर पापा हमारे थोड़ा सा चेस करने लगे कहाँ। फिर हमारे हस्बैंड उमरदीन खान साहब का पोस्टिंग अजमेर में हुआ, और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस पर उन्हें कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया और उस फंक्शन में पापा भी थे। तो पापा ने कहा अच्छा भाई पतला दुबला होनहार प्यारा लड़का है तो वही रेशमा की बात की जा सकती है। तो फिर हमारी शादी की बात हुई। और सबसे अच्छी बात मेरे हस्बैंड की ये रही कि आपको पता है ये दहेज सिस्टम और ये लेना देना हमारी सोसाइटी में इतना है, तो मेरे हस्बैंड की जो आइडियोलॉजी थी वो मुझे इतनी पसंद आई। उनका ये मानना था कि भाई मेरी जो बीवी हो वो खूब पढ़ी लिखी हो, जिससे हमारी जो कौम है, हमारे घर वाले हैं, वो और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के रहे। तो पापा ने जब उनसे पूछा कि भाई हम लोग तो दहेज वहेज का इतना, तो ही वॉज सो गुड, ही सेड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेशमा चाहिए। एंड बहुत अच्छी तरह से हमारी शादी हुई। बहुत अच्छा हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। तो जौहरी थे तो हीरे की परख समझ गए थे। जी अब पता नहीं, अभी पूछिए उनसे कि मैं हीरा हूँ कि नहीं। नहीं बिल्कुल आपको ही नूर है। और क्योंकि हम आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में सुनते रहते हैं, और आकाशवाणी पे आपको बहुत सुना है, और बहुत इच्छा थी कि आपका इंटरव्यू मैं लूँ, और आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। आप बचपन बहुत अच्छा बीता आपका, शादी के बाद का टाइम भी, तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में आप गए होंगे तो वहाँ भी कुछ स्ट्रगल तो आपके रहे होंगे। आपको कैसा देखिए, एक तो आपने खुले वातावरण में जिए, और शादी के बाद हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, हमारे बहुत सारी परंपराएं हमारी होती हैं, तो उन्हें मानते हुए हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ हम शादी के बंधन में फंस गए। तो कभी आपको ऐसा लगा कि शादी के बाद कि ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं हमेशा बड़े शहरों में रही, और शादी मेरा ससुराल है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो मैं बचपन में कभी मैंने गांव देखे ही नहीं, आप ये मान लीजिए। तो जब मेरे पति मुझे पहली बार ले गए ससुराल तो इतना अच्छा लगा, सब लोग आगे पीछे और कोई ऐसे छोटे बाल की तो उन्होंने कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि अच्छा ये बाल आप पहले से मेरे बाल बचपन से ही कटे हुए थे। तो आप सोच सकती हैं गाँव में, और वो भी मुस्लिम परिवेश में, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसी भी बहू आ सकती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरी जेठानी वगैरह ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। और मैं तो चूँकि बातूनी हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे आसपास जो भी हो वो मुझसे मिलके खुश हो। ये मेरा 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि व्हेन आई एम इन कॉन्टैक्ट विद समबडी ही और शी शुड फील हैप्पी मीटिंग मी। तो फिर मैंने मेरी जेठानियों को सबको खूब बातों से गदगद कर दिया। फिर तो अब इतना अच्छा सीन है कि मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत प्यार से गले लगाती हैं, और मुझे कुछ नहीं करने देती हैं, और खूब बढ़िया खाने हमारे लिए तैयार रखती हैं। तो मैंने चूल्हे का खाना भी खाया, गैस का भी खाती हूँ, मतलब वो पहले से मेरी फरमाइश पूछ लेती हैं कि आप आ रही हैं तो आपके लिए क्या बना के रखें। तो ऐसा ससुराल, ऐसा प्यार। और अब कुछ ऐसा हुआ कि इतना जुड़ गए हम लोग, हमने फिर कोशिश भी की कि हमारे जो भतीजे हैं वो जयपुर आएँ, यहाँ से पढ़ें। तो हमने 4-5 बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अपने साथ रखा, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे वो साल गुजरे। बच्चे आज काबिल हैं तो हमको अच्छा लगता है कि वो ज़रा सी जो हमने थोड़ी सी, तो ये सब मेरी वजह से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं क्रेडिट ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड का जो आउटलुक था वो बहुत ब्रॉड था। उनको ऐसी ही पत्नी चाहिए थी कि वो कोई डिसीजन लें एजुकेशन के मामले में तो मैं उनका साथ दें। तो मैंने वर्किंग होने के बावजूद भी उनका साथ दिया। जीवन साथी का मतलब भी होता है कि हर पार्ट पर आपके साथ और बच्चों के साथ भी मेरे भतीजों के साथ भी मेरा इतना अच्छा लगाव हो गया कि घर आती फिर हम सब गप लगाते, वो लोग वेट करते थे कि कब आएंगी चाची घर। तो फिर मेरे ऑफिस के आने के बाद हम लोग सब खूब बातें करते। तो इनसे तो सब डरते थे उम्र से, तो मेरे साथ वो लोग सब बहुत फ्री थे। तो एक अच्छा प्यारा माहौल घर में रहा। जैसा कि मेरी माँ ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि बेटा ये जो काम आप और उमर कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, इससे आपके घर की, आपकी फैमिली की प्रोग्रेशन
जी जी अच्छी होगी। जी। जैसा कि मैम मैंने आपके बारे में जाना है, क्योंकि जो भी गेस्ट आते हैं उनके बारे में तो जानते हैं, और आप तो इतनी फेमस है कि आपके बारे में तो थोड़ा सा सर्च करते सब कुछ मैंने जान लिया कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि आप कोई बीमारी की वजह से कुछ परेशान थी, और वो समय भी आप आकाशवाणी में शायद ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, जैसा मैंने, क्योंकि मैं सुनती हूँ आकाशवाणी तो उस टाइम पे आपके जो इंटरव्यूज़ थे नहीं आ रहे थे, तो उस बारे में हम जानना है, क्योंकि ज़िंदगी में हर तरह की सिचुएशन आती है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा हंसती खेलती चलती है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है कि जहाँ हम रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ या कभी ऐसा लगा कि आप रुक गई हैं और आप शायद आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें आपको लगी? तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और इसमें जो आपने प्रश्न पूछा इसमें ही हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। अभी तक आपने मेरी सिर्फ ब्राइटर साइड ऑफ द ज़िंदगी देखी, जिसमें मेरा बाल्यकाल, युवा काल, मेरे ऑफिस का कार्यकाल, सब कुछ एकदम चकाचक। लेकिन फिर खुदा भी कभी आपकी आजमाइश लेते हैं। सन 1922 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, और 1922 से लेकर जुलाई 2022 से शुरू हुआ, और 2023 में ट्रीटमेंट मेरा ख़त्म हुआ जुलाई में, तो लगभग 13 महीने। अब उन 13 महीने में 13 परेशानियां तो आई होंगी, बहुत कठिन सफ़र। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि आपको कैंसर है, तो ज़मीन हिल गई, पूरी फैमिली हिल गई, है ना, जैसा कि सबके घरों में होता होगा। और मुझे ये लगा कि खुदा ने मुझे क्यों दे दिया ये, क्योंकि आपको पता है ना कि कभी हम सुनते तो सोचते हैं कि अरे उसके कर्म ऐसे रहे होंगे, या तो मुझे अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ा कि मेरे से कहाँ गलती हो गई जीवन में कि मुझे आज खुदा ने ये बीमारी दी। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ही मस्ट बी टेस्टिंग मी, वो मेरे पेशेंस की आजमाइश कर रहे हैं, और अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रह के इसको सहना है। तो सबसे पहले तो अपनी दोनों बेटियों को प्यार से समझा के, जिस दिन रिपोर्ट आई उसी दिन सब बता दिया, पूरी फैमिली को। पापा बहुत बुजुर्ग थे, 81 साल के रहे पापा, तो पापा भी मेरे जैसे प्यारे, बोले कोई नहीं बेटा, वी विल फाइट इट। मैं कहा यस पापा वी विल। दोनों बेटियाँ बोली मम्मी डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी विल फाइट। वेरी गुड। सिस्टर्स और हस्बैंड तो आपको पता ही है। हस्बैंड का मैं कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड इस बात को लेकर परेशान हो गए और हिल भी गए, और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर फैमिली। तो डॉक्टर इनको तो कैसे भी, और बहुत सीरियस कैंसर हो गया था, इन्वेसिव कार्सिनोमा इसको बोलते हैं, और मेरा थोड़ा सा मेटास्टैटिक भी हो गया था मामला, थोड़ा फैलने भी लगा था। बट थैंक्स टू महात्मा गांधी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, डॉक्टर नीतीश तंवर, डॉक्टर नितिन खुटेटा, जिन्होंने मेरी सर्जरी, रेडिएशंस, मैडम थी एक, उन 4 की टीम ने मुझे इस बीमारी से खड़ा कर दिया। और हर बार डॉक्टर भी मेरे हौसले की तारीफ़ करते थे और मैं डॉक्टर की तारीफ़ करती थी, म्यूचुअल अप्रिसिएशन चलता था। मैं कहा डॉक्टर साहब आप मेरे लिए गॉड, यू आर लाइक, ही सेड नो, इसमें आप पेशेंट का इम्पॉर्टेंट है, खड़े रहना, मजबूत रहना, और वो हिम्मत आपने रखी। नहीं, वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि वहम जो होता है अगर वो आप दिमाग में पाल लेते हैं, जी। तो आप, जैसे मैंने कैंसर पेशेंट को ज़्यादातर देखा है, मेरे घर में भी देखा है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आधा तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है जब उसको ये पता लगता है कि मेरे को कैंसर है, और फिर उसके बाद वो अपने आसपास का आवरण ऐसा बना लेता है कि उसको लगता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो वो जो वहम दिमाग में बैठ जाता है, शायद उस वजह से वो और भी ज़्यादा डाउन होते होते कहीं ना कहीं इस दुनिया से चला जाता है, जो मुझे लगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होना और सकारात्मक वातावरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि स्नेहा जी वो बहुत मुश्किल है पॉजिटिव रहना, वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, कहना आसान है, तो सब लोग कहते हैं बी पॉजिटिव। अब बेचारा वो कैसे पॉजिटिव रहे, उसकी जिस्म में कुछ हलचल चल रही है, उसके बाल जा रहे हैं कीमो के बाद, वो एकदम सूख के काटा हो रहा है, एकदम स्याह हो गया रंग से। तो आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आप खुद डर जाते हो कि ये मैं हूँ। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आता है? एक तो फैमिली सपोर्ट से, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहनी चाहिए। दूसरा पैसे से आप ठीक होने चाहिए। वो लोग टूटते हैं जिन्हें पैसे से दिक्कत होती है, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है। तो अगर हम तो सरकारी हैं तो हमको तो चलो रीइम्बर्स हो जाता है। कल्पना कीजिए उन परिवारों की। तो इसीलिए मैं कभी कहती हूँ कि अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चलाई थी चिरंजीवी, उसमें बहुत
पैसा एक पेशेंट को मिल जाता है इतना कि वो खड़ा तो हो जाए, कीमो सर्जरी करा के एक बार तो वो खड़ा हो जाता है। तो ये सरकारी मदद बहुत आवश्यक है। हमारी अभी तत्कालीन जो हमारी जो प्रेजेंट वर्तमान में सरकार है उसने भी उन सब योजनाओं को, चाहे नाम बदले होंगे लेकिन काम नहीं बदला है। और मुझे लगता है सरकारें कैंसर को लेकर अब बहुत 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 हेल्पफुल हो गई हैं। तो हमें थोड़ा पैसा मिल जाए सरकार से, थोड़ा फैमिली से, तो बस पैसे का भी थोड़ा है इसमें। इलाज बहुत महंगा है और इलाज कष्टदायी भी है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी मेरे 2-3 केसेस हैं जो मेरे टच में हैं, वो मुझसे बात करती हैं, उनकी कीमो चल रही है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ आज मुझे देखो, यकीनन आप आज बिल्कुल 1-1.5 साल की आप ये मान लीजिए कि ये आपके लिए एक चैलेंज है, इसको मीट आउट कर लीजिए, इस परेशानी को झेल लीजिए, फिर आप वापस ठीक हो जाएंगी। तो वो मैं उनके लिए वाकई में एक रोल मॉडल की तरह प्रेरणा हूँ। और मुझे लग वो ये ही कहती हैं कि आपको देख रहे हैं तो हमें लगता है हम भी। सबसे अच्छी बात मैम ये है कि आप की मुस्कुराहट मैंने 4 साल पहले जैसे देखे थे, आज भी वैसी मुस्कुराहट है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी मुस्कुराहट कायम रहे जिंदगी में, क्योंकि मैंने बचपन में तो आपको नहीं देखा, लेकिन जब मैं पहली बार मिली आपसे तो मैंने वही मुस्कुराहट देखी जो आज देख रही हूँ। तो ये हमारे चेहरे पे होना, हमेशा होना जरूरी है। बिल्कुल। और वो गीत है ना, मैं गम में भी मुस्कुराना जानती हूँ, और वो गीत शायद जिसने भी लिखा है, मुझे अभी लिरिसिस्ट का नाम याद नहीं, वो बहुत सही है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो कभी कभी हम जब बहुत गमगीन होते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। तो इस मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत दर्द छिपे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से दूसरे को बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं और वो आपके लिए और प्रेयर करता है, दुआ करता है, उसको आपसे अच्छी वाइब्स मिलती हैं कि चलो बीमार हैं लेकिन मुस्कुरा रही हैं तो ठीक है। हाँ, वो प्रेरणा दुआएं भी बहुत मिली, फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों की। तो वो कल गया अब आने वाला कल और सुनहरा हो ऐसी। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, मैंने कहीं बोला भी होगा फेसबुक पे, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। इश्क, अब इश्क का मतलब नहीं है कि मुझे इनसे हो जाए, उनसे हो जाए, आपसे हो जाए, सबका अपना अपना है इश्क की डेफिनेशन जी। तो मेरी डेफिनेशन है कि इश्क मेरे लिए कोई तूफ़ान सैलाब नहीं, मेरे लिए इश्क कोई आग भी नहीं, मेरे लिए इश्क खट्टा और मीठा भी नहीं, मेरे लिए इश्क कमबख्त भी नहीं। तो फिर क्या है इश्क मेरे लिए? मेरे लिए इश्क ज़िंदगी की एक खुराक है, और इस खुराक की फिराक मुझे लम्हा लम्हा है। मेरे लिए इश्क एक आईने की तरह है, और इस आईने के इस पार और इस आईने के उस पार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। कुल मिलाकर मेरा इश्क सेल्फियाना है, सूफियाना नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपने आप से तो प्यार कीजिए, है ना। हम खुदा की गुण गा रहे हैं, भगवान की लिए आरती गा रहे हैं, पहले आपने अपने लिए क्या किया? खुदा उनसे खुश होता है बंदे से जो खुद खुश रहते हैं। तो खुदा खुश होकर दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें और इनाम देते हैं, है ना। तो इसलिए भाई हम तो स्नेहा जी अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आप से इश्क करते हैं, और हर परेशानी में सोचते हैं कि नहीं हम इससे निकल जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग मैंने बहुत अच्छा संदेश दिया आपने कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने आप से प्यार करते रहो। तो बहुत ही अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को मिला। साथ ही में सिर्फ इतना और जानना चाहूँगी, वैसे तो हमने बहुत कुछ जान लिया आपकी लाइफ के बारे में, कि जब फुर्सत के क्षण होते हैं आपके और आप अकेले में बैठे होते हैं, तो क्या आपको पसंद है जो आप करना पसंद करते हैं? यस, मुझे संगीत बहुत पसंद है और मैं बचपन से गाने गाती थी। तो लेकिन ऐसा कौन सा गाना है जो लेकिन मेरी माँ चुप कर देती थी कि बस शोर नहीं करो घर में। आज आपको और मम्मी पापा ने कभी मुझे मौसीकी सिखवाई भी नहीं, जैसे आजकल के पेरेंट्स देखते हैं। मैंने देखा मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छा गा रही है, छोटी बेटी भी सुर में, तो मैंने उनको संगीत सिखवाया, है ना। और मम्मी पापा ने ऐसा किया नहीं, तो उन्होंने ये गलती कर दी, नहीं तो भारत को एक सुपर सिंगर मिलता। खैर नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन रेडियो में हूँ, बहुत गाने सुनती हूँ, गाने सुनने की मैं बहुत शौकीन हूँ। और मुझे लगता है हमारे बॉलीवुड में साहिल लुधियानवी हों, आनंद बख्शी हों, गुलजार हों, जावेद साहब हों, इन सब लोगों ने इतना बढ़िया कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि अकेले में इसको तो या मैं गुनगुनाती हूँ या मैं इसको सुनना पसंद करती हूँ?
बहुत सारे गाने हैं तो आपका इंटरव्यू 2 घंटे का हो जाएगा। नहीं, अभी तो 2 लाइन गा दो। मुझे कोई गाना मुकम्मल याद नहीं है, पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं ये गाना जो कि बहुत फिलोसफिकल है और इसमें उन लोगों के लिए कहूँगी जो नेगेटिव सोचते हैं कि वो पॉजिटिव रहें। तो गाना नेगेटिव है, लेकिन इसमें से हम अगर समझें इस गाने का मर्म, तो वो ये है कि वो बेचारा हीरो कह रहे हैं, गुरुदत्त जी कह रहे हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। सो आई डोंट एग्री विद गुरुदत्त जी। हमने तो जब खुशियाँ मांगी हमें खुशियाँ मिली। सो ऑलवेज एस्पायर फॉर हैप्पीनेस। ये एक नेगेटिव गाना है, लेकिन इसमें भी आप पॉजिटिव सोचिए कि अगर लोग इस तरह निराश हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, खुशियों की जगह कभी आपको खुशियाँ भी मिलती हैं। हमेशा गम का हार आप पहने, ऐसा संभव नहीं। खुदा हम सबको खुशियाँ भी देता है झोली भर के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमसे जुड़े और आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल का कि मुझे आमंत्रित किया आप लोगों ने आज। और स्नेहा, आप मेरी सहेली भी हैं और आज आप मेरी इंटरव्यूअर भी थी, और आपसे बात करके तो ऐसा लगा कि एक दोस्त के साथ मैंने अपना दिल हल्का किया। तो सभी व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपको टाटा बाय बाय रेशमा की ओर से, एंड थैंक यू सो मच स्नेहा। तो मैम बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों को फिर कहना चाहूँगी कि अगली बार फिर हम मिल रहे हैं नई किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद।